अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। यूक्रेन की वॉर पे एक और नज़र डालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी तशवीशनाक खबरें जो सामने आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके बारे में अब वेस्टर्न मीडिया में खुलेआम ये बातें चल तो रही थी हफ्ते डेढ़ से, लेकिन अब जो है वो ओपनली ये बात कही जा रही है कि नॉर्थ कोरिया के जो आर्मी के लोग हैं, सोल्जर्स हैं, वो रशिया की सॉइल में पहुँच चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग हो रही है गालिबन, और बहुत ही जल्द वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो रशियन फ़ौजियों के शाना बशाना खड़े होकर यूक्रेन के अंदर पहुंचकर ये बैटल लड़ रहे होंगे रशिया के हक़ में। और बहुत ही तशवीशनाक इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि जो नॉर्थ कोरिया है, शुमाली कोरिया, इसकी तो आप आए दिन खबरें सुनते रहते हैं। एक नेगेटिव खबरें कि ये मिज़ाइल अपने टेस्ट कर रहा है, और मतलब उसको एज एन एनिमी नंबर 1 यूएस का जो है ना वो समझा जाता है। और जो वेस्टर्न मीडिया उसमें डेली उसके जो लीडर है किम जोंग अन, उसके बारे में एक नेगेटिव खबरें कि वो एक डिक्टेटर है, कि वो एक बहुत जालिम इंसान है, कि उसने अपनी आवाम को जो है ना दबा के रखा हुआ है, और उसने अपनी पूरी जो कौम है उसको एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना दिया है, और यानी कि वहाँ पे कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें किम के बारे में जो है ना आए दिन आपको खबरों में नज़र आती रहती हैं। और अब वो एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होता है कि अगर डिक्टेटरशिप की कोई मिसाल देनी है तो वो नॉर्थ कोरिया की मिसाल उसमें दी जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि जो रशिया है और चाइना है, उन्होंने हमेशा नॉर्थ कोरिया का साथ दिया है, और हर तरीके से जो भी वो उनके साथ ट्रेड भी करते रहे या उनके साथ मिलिट्री असिस्टेंस करते रहे, वो सब हमेशा अंडर द टेबल रहा है, और उसकी कभी वो पब्लिसिटी नहीं करते थे, और वो छुप के ही किया जाता था। वाई? बिकॉज जो इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा था, वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, जिसमें यूएस जो है वो एक सोल सुपर पावर की तरह डिक्टेट कर रहा था सारे इंटरनेशनल अफेयर्स को, उसमें रशिया और चाइना चाहते थे कि वो यूएस के साथ जो है ना वो कोई पंगा ना लें, वो कोई उसके साथ दुश्मनी की बात ना करें, बल्कि वो चाहते थे कि वो उनके साथ मिलकर ट्रेड भी करें और टेक्नोलॉजी भी हासिल करें, और अपनी प्रोग्रेस अपने ममालिक को वो स्ट्रेंथन करते चले जाएं। तो उनका जो रिलेशनशिप था, बिकॉज साउथ कोरिया के साथ तो डे 1 से यूएस का मतलब उनकी अपॉइंटेड किए हुए गवर्नमेंट बनती थी, वो पपेट रेजिम उन्हीं की अपॉइंटेड की हुई बनती थी साउथ कोरिया में। तो उसके मुकाबले में जो नॉर्थ कोरिया है उसके अंदर जो रेजिम बनती थी वो प्रो कम्युनिस्ट होती थी। प्रो कम्युनिस्ट होने का मतलब है कि उनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से चाइना के साथ और रशिया के साथ होता था। तो इसलिए ये दोनों जो एक ऐसी दो भाई कंट्रीज, दो ब्रदर कंट्रीज थी, जो कि यानी एक कंट्री थी जिसको पहले 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया, और उसके बाद एक टुकड़े को बिल्कुल वेस्टर्न एलाई बना दिया गया, और दूसरा टुकड़ा जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल कम्युनिस्ट का एलाई बन गया, और इनका दुश्मन अव्वल बन गया यूएस का और उनके एलाइज का। तो हर वक्त जो है ना उनकी मीडिया में इस तरह की जो बातें आती रहती हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है ना वो दुनिया का सबसे ईवल कंट्री है, और वो जो है दुश्मन है वेस्ट का, और वेस्ट की जो वे ऑफ लाइफ है उसका दुश्मन है, और जो वैल्यूज़ हैं वेस्टर्न, जिसमें डेमोक्रेसी को ले लें, जिसमें और ह्यूमन राइट्स और लिबर्टीज़ को ले लें, तो वो सब कुछ जो है ना उसका एंटी थीसिस है नॉर्थ कोरिया। लिहाजा अगर कोई भी वर्ल्ड वॉर सिनेरियो होता है, अगर कोई भी गॉड फॉरबिड एक बिगर वॉर शुरू होती है, तो जो यूएस और उनके एलाइज के टारगेट्स होंगे उनमें सफ़े अव्वल का टारगेट जो है ना वो नॉर्थ कोरिया होगा। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने भी पूरी भरपूर तैयारी कई दिहाइयों से ये शुरू कर रखी है कि हम भी जंगी तौर पर तैयार हो जाए, और अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाए तो किस तरह से हमने यूएस को और उसके एलाइज को, और जापान जो कि मतलब फर्स्ट डोर नेबर भी है उनका और यूएस का सबसे बड़ा पार्टनर है इस रीजन में, को कैसे हमने जवाब देना और किस तरह से अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। तो ये सब कुछ तो बैकग्राउंड में चल ही रहा था, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उसने अपने फौजियों को हथियार देना। तो चलो एक बात है कि आप उसको डिनाई भी कर देते हो कि नहीं हमने नहीं भेजे, लेकिन फौजी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होना, फिर उनकी तस्वीरें लीक होना, और फिर यानी वो ट्रेनिंग लेते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं, और रशियन सोल्जर्स के साथ वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। समझ में नहीं आती कि इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है, क्यों रशिया इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, कि वो क्यों नॉर्थ कोरिया को इस वॉर में इनवाइट करके पूरे यूरोप को और नेटो को और यूएस को ये चांस दे रहा है कि वो ये कहें कि भाई रशिया ने अगर बाहर से अपने एलाइज बुला लिए हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड बुला लिए दूसरे मुल्कों के, तो फिर यूक्रेन के हक़ में भी हम बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे और हम भी ये काम करेंगे। ऑल्दो कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती रही हैं कि ब्रिटिश के जो आर्मी के
ممبرز ہیں اور نیٹو کے مزید اور یو ایس کے جو آرمی کے جو ایڈوائزرز کہہ لیں یا ایکسپرٹس کہہ لیں وہ پہلے سے ہی یوکرین میں موجود ہیں، مگر یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بوٹس آن گراؤنڈ ابھی تک یوکرین کے اندر نہیں اترے. تو لیکن رشیا تو سمجھتا ہے کہ بھئی ان کے بوٹس آن گراؤنڈ تو بھئی انتہا وہاں پہ موجود ہیں اور پورے یوکرین میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کیوں پھر ہم اپنے دوستوں کو کیوں نہ بلائیں. سو یہ جب سے ہوا ہے تو پہلے تو نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آ کر کے میڈیا میں یہ بات کی کہ نارتھ کوریا کے سولجرز جو ہیں اور ایکسپرٹس جو ہیں اور انجینئرز جو ہیں وہ یوکرین وار لڑنے کے لیے رشیا کے اندر پہنچ چکے ہیں، جس کے اوپر اس نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا. اور یہ دیکھیں یہ جو نیوز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ زیلنسکی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ نارتھ کورین جو سولجرز ہیں رشیا کے اندر پہنچ گئے ہیں اور یہ اب یوکرین کے خلاف یہ لڑیں گے، تو یہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ورلڈ وار. کہ زیلنسکی نے کہہ دیا کہ رشیا اگر نارتھ کوریا کو اپنی وار میں بلا رہا ہے یوکرین کے خلاف، تو یہ ایک ورلڈ وار ہونے کا مطلب، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے. اور یہ پہلا قدم رشیا نے اس راستے پر اٹھا دیا. یہ بات زیلنسکی نہیں کہہ رہا کہ تم نے پچھلے 2-2.5 سال سے پورے نیٹو کو انوالو کر رکھا ہے، پورے یورپین یونین کو انوالو کر رکھا ہے، پورے یو ایس کو ہر طریقے سے، مطلب 30 to 50 بلین ڈالرز وہ پلیج کر چکے ہیں. اس میں سے کئی جو ہے وہ ڈالرز جو ہے بلینز آف ڈالرز یہاں پہنچ بھی چکے ہیں. اس کے علاوہ رشیا کے جو پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز ہیں جو یورپین بینکس میں، وہ فریز کر کے وعدہ کر دیا گیا کہ یہ سارے پیسے انفریز کر کے ہم زیلنسکی کو دے دیں گے. سو اس طرح کی باتیں تو مطلب اپنی اینڈ پر اتنا بڑے وہ قدم کرتے ہیں اور اتنی بڑی شپمنٹس اور اسائنمنٹس اور جیٹس اور کیا کچھ نہیں آ رہا ہے زیلنسکی کے پاس. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو کرشک کے اندر یہ جو رشیا کا اوبلاست ہے یعنی پروونس کرشک ہے، اس کے اندر کچھ مہینے پہلے 1-2 مہینے پہلے سے یوکرین کی جو ملٹری ہے زیلنسکی کے انڈر جو کام کرتی ہے وہ اس صوبے کے اندر گھس چکی ہے اور یہاں پر اس نے کافی سارا جو بارڈر کے اندر ٹاؤن شپس ہیں ان کے اوپر وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ یوکرین کی جو فورسز ہیں وہ باہر نکل کے رشیا کے اندر پہنچ چکی ہیں. اور پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ زیلنسکی جو ہے نا وہ بار بار بائیڈن سے یہ کہتا رہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں جو جیٹس تم لوگوں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں ان کو میں رشیا کی ایئر کے اندر لے کے جا کے، ایئر اسپیس کے اندر لے کے جا کے اور ڈیپ انٹو رشیا میں اس میں سے اٹیک کروں. اور ایسی خبریں آتی بھی رہی ہیں کہ کچھ حملے ان کی طرف سے ایسے ہوئے ہیں اور ماسکو نے یہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ڈیپ انسائڈ رشیا جو ہے نا یوکرین کی طرف سے اٹیکس بھی ہوئے ہیں. تو یہ کرش کے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں پہلے سے. سو اب اگر یہ اتنی حدیں پار کر رہے ہیں، اتنی ریڈ لائنس کو کراس کر رہے ہیں، تو پھر رشیا کا بھی یہ ایک آپ سمجھ لیں وہ اپنی وجہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ وہ ایران کو بھی مدد کے لیے بلائے، چائنا کو بھی مدد کے لیے بلائے اور نارتھ کوریا کو بھی مدد کے لیے بلائے. اور تھوڑا سا اور ڈیٹیل دیکھیں گے کہ نارتھ کوریا نے ہی کیوں سب سے پہلے حامی بھر لی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے فوجی یہاں بھیج دیتے ہیں. Nearly 11,000 North Korean troops in Russia preparing to enter the fight, says Ukraine's spy boss. یوکرین کا جو انٹیلیجنس کا باس ہے اس کا نام ہے جنرل بوڈانوف. اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ 2,500 سے زیادہ جو نارتھ کورینز ہیں وہ کرش کے اندر ڈپلوائے کیے جائیں گے. یہ ان کا پلان ہے، رشیا کا پلان. اس کو پہلے سے ہی پتا کہ یہ جو 11,000 نارتھ کورین ٹروپس آ چکی ہیں رشیا کے اندر، ان میں سے 2,600 جو ہے نا وہ کرش کے اندر ڈپلوائے ہوں گی تاکہ وہ ان کو جو یوکرینین فوجی وہاں پر کچھ ٹاؤن شپس کو قبضہ کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو مار بھگانے کے لیے وہ استعمال ہوں گی اور باقی جو ہے نا اندر لا کر کے یوکرین کے اندر ڈپلوائے کی جائیں گی. یہ بات اس کا جو لیفٹیننٹ جنرل بوڈانوف جو ان کا انٹیلیجنس چیف ہے اس نے یہ بات کہی ہے. اور ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کہ یو کے کے برٹن کے جو ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، انہوں نے یہ یو این کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ the harder Putin finds it to recruit Russians to be cannon fodder, the more willing he is to rely on North Korea. یہ یعنی ایک تنزیہ بات اس نے وہاں پر سیکیورٹی کاؤنسل میں، یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں آ کر کھڑے ہو کر یہ کہی ہے کہ بھئی رشیا کو کے پاس اپنے سولجرز تو ہیں ہی نہیں اور رشیا کے پاس جو ہے وہ اپنے جو اس کے سولجرز ہیں وہ تیار نہیں ہے یوکرین کے اندر جا کر وار لڑنے کے لیے اور اپنی جانیں دینے کے لیے اور کینن فوڈر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ریلائی کرنا پڑا ہے کہ
کہ نارتھ کوریا کے اندر سے جا کر کے وہ سولجرز لے کر کے آئے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ ایک میپ دکھانا چاہتی ہوں کہ رشیا کتنا بڑا ملک ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اس کے پاس کتنی بڑی فوج ہے. لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس فوج ہے, لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس ریزروسٹ ہیں. اور پچھلے 2-2.5 سال میں رشیا میں بھی جیسے یوکرین میں جو ہے نا فوجیوں کو کنسکرپشن بڑھائی گئی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہے فوج میں گھسائے جائیں, اسی طرح رشیا بھی جو ہے وہ اپنی فوج کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. لیکن آف کورس رشیا کی ایک ڈیلیما تھوڑا سا یہ ضرور بنتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی جو کوسٹ لائن ہے, بیکاز وہ ایک ٹرانس کانٹیننٹل کنٹری ہے, ایشیا کے اندر اس کا بہت بڑا لینڈ ماس ہے اور یورپ کے اندر اس کا بہت بڑا لینڈ ماس ہے. تو اس کی جو بارڈر اپنے دشمن ممالک کے ساتھ بہت زیادہ بڑے ہیں. ایک تو یہ فن لینڈ کے ساتھ آپ دیکھ لو, اس کا بارڈر بنتا ہے یہ 1300 کلومیٹر سے زیادہ کا یہ بارڈر ہے. اس کے بعد ناروے کے ساتھ, یہاں پہ آپ کو ناروے دکھائی دے رہا ہے یہاں اوپر کی طرف سے اس کا بارڈر تقریباً 200 کلومیٹر کا بارڈر اس کا ناروے کا اوپر کی طرف سے بنتا ہے. پھر اس کا ایسٹونیا کے ساتھ, یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے ایسٹونیا, اس کے ساتھ تقریباً 300 سے زیادہ کلومیٹر کا یہ بارڈر بنتا ہے. پھر لیٹویا اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے, اس کا بارڈر تقریباً 300 کلومیٹر. پھر اس کے بعد یہ ایسٹونیا, یہیں پر یہ 3 کنٹریز میں سے ایک ہے ایسٹونیا, جس کی ساتھ اس کا مزید 300 کلومیٹرز کا بنتا ہے. اس کے بعد پولینڈ کے ساتھ یہ والا ملک جو ہے اس کے ساتھ اس کا تقریباً 200 کلومیٹر سے زیادہ کا بارڈر ہے. اور یہ بیلاروس کا میں نے نہیں ذکر کیا کیونکہ بیلاروس تو ایک رشیا کا ایلائی کنٹری ہے. اور پھر یوکرین کے ساتھ, یہ جو یوکرین کے ساتھ وار ہو رہی ہے اس میں کتنا بڑا بارڈر ہے یوکرین کے ساتھ, ان کا تقریباً 1500 کلومیٹر کا طویل بارڈر ہے جو ان کا یوکرین کے ساتھ لگتا ہے. اور اگر آپ یہ سی ورڈز آپ دیکھو تو پھر آپ کو اکراس دا اوشن دکھائی دے گا کہ یہاں پر الاسکا ایک بہت بڑا لینڈ ماس ہے جو کہ یو ایس کا کی ملکیت ہے, اور الاسکا سے بھی وہ اپنے بحری جہاز بھیج سکتے ہیں یہاں پر اٹیک کرنے کے لیے. سو یہ جو اتنا بڑا جو ڈیلیما ہے کہ اتنا بڑا لینڈ ماس ہونے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بارڈر کے اوپر ہر جگہ ہر کچھ دیر کے بعد ان کو اپنے فوجی چوکیاں جو ہے نا تعینات کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ یہ سب کی سب کنٹریز جو ہیں یہ یورپین یونین میں شامل ہو چکی ہیں, بیلاروس کو چھوڑ کے اور یوکرین کو چھوڑ کے, جس کو اس نے اجازت نہیں دی ہے رشیا نے ابھی تک. تو ان سب کے ساتھ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو ہر اور ہمہ وقت اس پورے بارڈر کے اوپر اپنی فورسز کو الرٹ پوزیشن میں, کامبیٹ ریڈی پوزیشن میں کھڑا رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اتنا بڑا اس کے بارڈرز ہیں یہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ اور یہ آرکٹک اوشن کے ساتھ اور یہ جو ساؤتھ چائنا سی اور بیرنگ سی کے ساتھ, ادھر بھی ڈیفینیٹلی اس کو اپنے مورچوں کو جو ہے نا ایکٹیو اور الرٹ رکھنا بہت ضروری ہے. بیکاز یہاں پر اس طرف تو جاپان ہے, جاپان یو ایس کا بہت بڑا ایلا ہے, وہ اگر جنگ میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. سو رشیا کے پاس آلدو کی ٹروپس کی مطلب بہت بڑی نفری ہے, اس کے پاس شاید دنیا کی سب سے بڑی نفری ہوگی ٹروپس کی, لیکن اس کو اتنے بڑے لینڈ ماس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے جس میں اس کو اپنی سولجرز, اپنی اکوپمنٹس, اپنی ہر چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے اور پھیلا کے رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یو ایس کی ایک اسٹریٹجی تھی, یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ یہ جو یوکرین کے ساتھ جب وہ وار شروع کروائے گا رشیا کی, تو کہ رشیا اپنی تمام جو فورسز ہیں پورے اس کی جو کنٹری میں پھیلی ہوئی ہیں اور تمام دوسرے بارڈرز کے اوپر بھی اس نے جو کھڑی کی ہوئی ہیں, تو وہ لامحالہ ان سب کو بلا کر کے یہیں پہ ایسٹرن بارڈر پہ یوکرین کے ساتھ کھڑی کرے گا. اور جب اس کی ساری فورسز یہاں پر کانسنٹریٹ ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر نیٹو جو ہے وہ لیٹوا سے, ایسٹونیا سے اور دوسری اوپر کی جگہوں سے, فن لینڈ سے, پولینڈ سے, ہر جگہ سے پھر رشیا کے اوپر اٹیک کرے گا. اور رشیا اس وقت بالکل بے بس ہوگا کیونکہ اس کے پاس جتنی بھی فورسز تھیں وہ تو یوکرین کے ساتھ انگیج ہوئی ہوں گی, لیکن رشیا نے ایسا نہیں کیا. رشیا نے پہلی بات تو یہ کہ اس نے ایک لو انٹینسٹی وارفیئر مستقل لگائے رکھی ہے, اس نے منیمم فورسز اپنی ڈپلوائے کی ہیں یوکرین میں. یہی وجہ ہے کہ وہی اوبلاست جو کہ ویسٹ کے ایسٹ کے اندر 4-5 اوبلاست بارڈر کے ساتھ جو کہ پہلے ہی پرو رشیا تھے, پہلے ہی جو کیف کے خلاف نبرد آزما تھے اور پہلے ہی جو ان کے خلاف جنگ کرے تھے, انہی پروونسز کے اندر رشین فورسز ابھی موجود ہیں. اور انہوں نے بہت کم, یعنی بہت چھوٹے چھوٹے ٹاؤن شپس ہیں جو آگے جا کر کانکر کرتے ہیں. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ رشیا کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ پورے یوکرین کو جلد سے جلد کانکر کر دے. اس کا مقصد ہی یہ نہیں ہے, اس کا جنگ کا کرنے کا مقصد ہی نہیں. اگر کیف کو ہی حاصل کرنا ہوتا اور پورے یوکرین کو حاصل کرنا ہوتا تو پھر چند مہینوں میں رشیا یہ کر سکتا تھا, لیکن رشیا
रशिया ने डे वन से ये कहा है कि यूक्रेन तो हमारा ब्रदर कंट्री है, इसके साथ तो हमारी कल्चरल टाइज़ हैं, हमारे एथनिक टाइज़ हैं, हमारी मतलब एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इनके साथ, ट्रेड इकोनॉमिक टाइज़ हैं हमारी इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग। तो और गैस की पाइपलाइंस यूक्रेन से गुजर के जाती रही यूरोप में, तो फिर हम क्यों यूक्रेन से लड़ेंगे? हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्रो रशियन यहाँ पर पॉलिटिशियंस थे उनको कॉन्स्पिरेसी करके निकाला गया और यूक्रेन को के अंदर ज़ेलेंस्की को इम्प्लांट किया गया है, जो आते साथ ही उसने कहा कि मैंने EU में दाखिल होना है, नेटो में दाखिल होना है। तो ये पूरा जो हमारा सिक्योरिटी बैलेंस है इसको ज़ेलेंस्की ने आकर ख़राब किया। ज़ेलेंस्की यहाँ से निकल जाए और जो है यूक्रेन ये कह दे, उसकी नई पार्लियामेंट, उसके नए जो हुक्मरान है वो ये कह दें कि हम ना EU में जाना चाहते हैं, ना हम नेटो में जाना चाहते हैं और हम अमन चाहते हैं, अपनी हम सलामती चाहते हैं, अपने लोगों की सलामती चाहते हैं, तो उसी दिन हम अपनी सारी फौजों को यहाँ से निकाल करके वापस रशिया ले जाएंगे। सो ये जो नैरेटिव है ना रशिया का, ये बड़ा स्ट्रांग है और ये यानी पीपल ऑफ द यूक्रेन जो है ना उनको ये वो करता है, अट्रैक्ट करता है कि असल दुश्मन तो ज़ेलेंस्की है, असल दुश्मन तो वेस्ट के ममालिक हैं जो कि अपनी लालच और अपनी पावर गेन की खातिर इन तमाम जो सिटीजन्स हैं उनको उन्होंने तबाह बर्बाद किया। लेकिन रशिया ने अपने आप को कंटेन करके रखने की कोशिश की है कि वो उन्हीं ओब्लास्ट में बैठा हुआ है, ऑल्दो के हमले करता रहा है डिफरेंट जगहों पर, जहाँ पर भी उसको पता चलता रहा कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री के डिपोज हैं, वहाँ पे भी वो आगे जाकर भी मिसाइल्स के साथ अटैक करता रहा। लेकिन उसकी फौजी जो है ऑन ग्राउंड, यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड यहीं पर महदूद रहे हैं इन्हीं सुबुम के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि यही स्ट्रैटेजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया से फौजी बुलाए हैं तो उससे दो मकासद हो सकते हैं रशिया के। एक तो ये मकसद हो सकता है कि दुनिया वालों को बताना, पूरी दुनिया को बताना कि भाई मेरे पास एलाइज हैं, ऐसे एलाइज हैं जो कि सचमुच मेरे साथ खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्हें कोई खौफ खतर नहीं है वेस्ट का। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी रिमाइंड करवा दूं कि चेचनिया के बारे में, कि चेचनिया एक है तो ये रशिया का ही एक ओब्लास्ट, एक सूबा, लेकिन ये एक स्टेट है। ये सारे स्टेट्स हैं, जैसे यूएस के अंदर डिफरेंट स्टेट्स होते हैं ना, तो इसी तरह से रशिया में भी ये बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि एक मिलाकर एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं। तो चेचनिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इनकी बैटल्स भी रही हैं रशिया की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो समझते थे कि उनको जो है ना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाना चाहिए। लेकिन पुतिन ने इन लोगों के साथ सुलह की, इनके साथ निगोसिएशंस की, और ये जो रमज़ान कादरियोव के फादर हैं उनको पुतिन ने ये कहा कि तुम गवर्न करो, तुम्हें ऑटोनॉमी देते हैं, तुम आराम से यहाँ पे रहो और हम तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन तुम रशिया का हिस्सा बन के रहो। तो तब से यानी ये जो कादरियोव फैमिली है ये रूल कर रही है चेचनिया को और ये लोग खुश हैं। और इनके जो फौजी हैं, जो इनके मिलिशियाज हैं, वो बहुत ही बैटल हार्डन और मजबूत किस्म के लोग हैं और बैटल के लिए ट्रेंड हैं। तो जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रमज़ान कादरियोव ने पुतिन से कहा कि तुम हमें क्यों नहीं भेज रहे, हमें बोलो, हम जाते हैं अपनी फौजी लेकर, हम बहुत स्ट्रांग हैं, बैटल हार्डन लोग हैं, तो हमें यहाँ पे भेजो। और पुतिन ने उनकी बात ये मानी और यहाँ से उनके जो दस्ते हैं वो उनको मारिपोल की सिटी जो है, जो कि डोनेट्स्क के ओब्लास्ट के अंदर ये मारिपोल की पोर्ट सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर तैनात किया गया। और ये इस सूबे को या इस सिटी को रमज़ान कादरियोव के जो फौजी हैं उन्होंने कॉन्कर किया हुआ है और उसके ऊपर काबिज हैं और पूरी तरह से कंट्रोल है उनका। तो ये बातें जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पुतिन अगर अपने दोस्तों को बुलाता है तो वो एक ऐसे दोस्त होते हैं जो ऑन ग्राउंड उसके लिए अपनी जानें देने के लिए कुर्बान होते हैं। इसके लिए ग्राउंड पे आकर जो है ना एक यानी एक जज्बे और एक कमिटमेंट के साथ उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। यूरोप के लोगों की तरह नहीं है जो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या ब्रिटेन के सोल्जर्स जो हैं वो आकर या पोलैंड के सोल्जर्स जो हैं वो आकर अपनी जानें देने के लिए कुर्बान होंगे ज़ेलेंस्की के हक में यूक्रेन के अंदर? तो ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि असल में रशिया की क्या गेम प्लान है। बिकॉज ये जो कदम उठाए जाते हैं ये बहुत कुछ सोच के, बहुत सारी गेम प्लान्स को सामने रख के, बहुत सारी एक्शंस और इंटरैक्शंस को नाप तोल करके ये कदम उठाए जाते हैं और ज़रूर रशिया का ऐसा कोई ख़ास किस्म का जो है ना वो प्लानिंग होगी इसके पीछे। एक दो और जगह से भी देख लेते हैं। साउथ कोरिया सेज एटलीस्ट 1500 नॉर्थ कोरियन स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स आर इन
रशिया, यानी नॉर्थ कोरिया के फोर्सेस अगर रशिया में आ रहे हैं तो सबसे पहले तकलीफ किसको हुई है? साउथ कोरिया को हुई है, बिकॉज साउथ कोरिया जो है ना वो समझता है कि नॉर्थ कोरिया अगर स्ट्रेंथन हो जाता है और वो इतना बड़ा पावर बन जाता है कि वो दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर जंगें लड़ रहा है, तो फिर हम जो साउथ कोरिया में बैठे हुए हैं हम तो नहीं रेडी हैं। हमारा तो बड़ा ओवर डेवलप्ड किस्म का कंट्री है, हमारी तो बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, हमारा तो बड़ा अच्छा सिस्टम यूएस के साथ चल रहा है। तो ऑल्दो कि अंडर द टेबल इन दोनों ममालिक के अंदर दोस्ती करने की भी बातें चलती ही रहती हैं, वो निगोसिएशंस भी चलती रहती हैं, लेकिन इस बात के ऊपर इन्होंने साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उसने आकर के तंबीह की है, उसने आकर के बात की है इंटरनेशनल मीडिया में कि ये बहुत ख़तरनाक बात हो गई है और ये फ़ौजी जो है ना अब रशिया में पहुंचने शुरू हो गए। और साउथ कोरिया की जो स्पाई एजेंसी है उसने कहा है कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉपरेशन बिटवीन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया हैज़ बिन कन्फर्म विद न्यू एविडेंस। इनफैक्ट यून ने नेटो के जो चीफ हैं उनका नाम है रूट के साथ जो है मुलाकात की है और यून ने उसको बताया है कि भाई ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है और अभी हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये रूट हैं और ये यून है जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। और इसी खबर को हम यहाँ पे भी देखते हैं पॉलिटिको में कि वो कह रहे हैं कि साउथ कोरिया टू ब्रीफ नेटो ऑन नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स इन रशिया, यानी साउथ कोरिया जो है उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इतनी फैली हुई हैं कि वो नेटो को ब्रीफ करेंगी कि नॉर्थ कोरिया के फौजी जो हैं वो कहाँ कहाँ पे रशिया के अंदर मौजूद है। सो ये एक अजीब बात है कि अव्वल तो नेटो और यूएस और ब्रिटेन और इनकी तो अपनी स्पाई एजेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो हर दुनिया के कोने कोने में फैली हुई हैं। इसराइल की स्पाई एजेंसी दुनिया के हर मुल्क में और हर कोने कोने में फैली हुई है। तो अब साउथ कोरिया जो है वो ऑफर कर रहा है, बल्कि ऑफर नहीं कर रहा बल्कि नेटो ने उसको बोला कि हाँ अगर आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो हमें इसका आप ज़रा डिटेल इन्फॉर्मेशन ला कर दो और हमें इसकी जो है ना वो एविडेंस ला के दो। तो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस अब ये काम करने वाली है। सो ये चीज़ें चल रही हैं और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे मिला है, द वीक है, इन्होंने निकाला कि हु इज़ विनिंग द वॉर इन यूक्रेन, के असल में वॉर कौन जीत रहा है यूक्रेन के अंदर। तो इसको न्यूज़ को हम देखते हैं कि कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने की हैं। उन्होंने बोला कि जो यूक्रेन के अंदर जो है ना ड्वेंडलिंग एंथुजियाज्म फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी आवाम जो है यूक्रेन की वो जो है ना छुपती फिर रही है, बिकॉज यूक्रेन की जो फौज है ज़ेलेंस्की की जो लोग हैं वो मोहल्लों में जाके गलियों में जाकर जो है ना, और ये मैं आपको बताऊँ ये कह रहे हैं कि नाइट क्लब्स कॉन्सर्ट और सबवे स्टेशंस पे जाकर नौजवानों को ढूंढ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के घसीट के लाया जा रहा है कि तुम आप जो है ना वो वर्दी पहनो और मिलिट्री के साथ खड़े होकर ट्रेनिंग लो, छोटी मोटी ट्रेनिंग लो और जाकर मैदान जंग में कूद पड़ो। सो लेकिन ये जो नौजवान हैं और जो एबल बॉडीड पीपल हैं वहाँ के, वो सब छुपते फिर रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टूपिड वॉर, जिसमें उनको पता है कि तबाही के अलावा उनके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। वी डोंट ओनली हैव अ मिलिट्री क्राइसिस, वी हैव अ पॉलिटिकल वन। ये बात की है ज़ेलेंस्की के ही कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज किए बगैर ये बात की है कि हमारे मुल्क में एक मिलिट्री क्राइसिस भी चल रहा है क्योंकि फ़ौज के जो है ना वो लोग मरते जा रहे हैं और नए लोग वहाँ पर रिक्रूट होने के लिए तैयार नहीं, और उसके अलावा एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है क्योंकि आवाम जो है ना वो ज़ेलेंस्की के साथ निकालेबन नहीं खड़ी हुई है। अल जज़ीरा मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी कुछ दिन पहले और उसका इन्होंने जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा था कि फियर्ड पेट्रोल्स आर हंटिंग फॉर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, यानी ज़ेलेंस्की के जो पेट्रोल है, पुलिस कह लो या फौजी कह लो, वो उनसे लोग डरे में, वो इतने खौफनाक उनको लग रहे हैं और वो उनसे छुपते फिरे और वो जो पेट्रोल है वो हंटिंग कर रहे हैं कि कहाँ है नौजवान बच्चे, कहाँ हैं जवान लोग, उनको हम पकड़ें और हम अपनी फ़ौज के हवाले करें कि इनको वर्दी पहनाओ, इनको बंदूक पकड़ाओ और इनको बैटल ग्राउंड में भेज दो। यूक्रेन्स इनहेरेंट वीकनेस इज़ दैट इट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फंडिंग द आर्म्स। अब ये बात बीबीसी ने कह दी है, बीबीसी के जो इंटरनेशनल एडिटर जर्मी बूवन है उसने ये कोई एडिटोरियल निकाला, उसमें उसने बोला है कि जो यूक्रेन की इनहेरेंट वीकनेस है वो ये है कि उसके पास फंड्स की कमी और आर्म्स की कमी, और वो जो उसका दुश्मन है रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, वो तो अपने घरों में इंडिजिनस तौर पे वेपन्स बना रहे हैं, सस्ते वाले बना रहे हैं और इनको रिलाई करना पड़ता है यूरोप के महंगे और यूएस के महंगे वेपन्स के ऊपर। तो भाई तुम लोगों को कहा किसने था पहले कि ज़ेलेंस्की को यहाँ पर लगवाओ और फिर उसको बोलो कि पंप करो कि ईयू और नेटो में तुम जो है वो दाखिल होने की बातें करो और फिर पंप करो उसको कि यूक्रेन रशिया के साथ वॉर करो, और फिर पूरी नेटो और मतलब 2 साल से क्या हम सुन रहे हैं कि बाइडन कह रहे हैं कि हम वेपन्स और भेज रहे हैं, जेट्स भेज रहे हैं, टैंक्स भेज रहे हैं, हर चीज़ तो तुमने उसको खुद ऑफर किया और फिर तुम कह रहे हो कि भाई उसके अंदर ये कमी है। भाई ये तो आपको पहले पता था क्योंकि आप
बच्चे तो नहीं हो, आप तो पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को चलाते हो। आपके तो स्पाइस और आपका तो इंटेलिजेंसिया जो है वो एक एक मुल्क के अंदर फैला हुआ है। आपको तो एक एक मुल्क की जो मिलिट्री पावर, उसकी पॉलिटिकल पावर, उसके एसेट्स, हर चीज़ का एक एक लफ्ज़ का पता होता है। तो फिर आप आज 2.5 साल इन लोगों की जाने और इनकी घरों को तबाह करने के बाद आप ये बयान कैसे दे सकते हो? ये तो एक लाइक इररिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार किया है बीबीसी के एडिटोरियल ने। बीबीसी के एक और कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये बोला कि मिसमैच बिटवीन मॉस्को कीव रिमेन्स अ की थ्रेट ऑफ ज़ेलेंस्कीज ऑन गोइंग कॉल फॉर मोर वेस्टर्न हेल्प। यानी मिसमैच है, रशिया के पास बहुत बड़ी आर्मी है, उसके पास बहुत बेइंतहा वेपन्स हैं, और फिर उसके जो एलाइज हैं इतने स्ट्रांग हैं जो उसको सस्ते और मतलब बायबल वेपन्स जो है ना डेली बेसिस पर प्रोवाइड करें। उसके बरक्स जो ज़ेलेंस्की रिलाई कर रहा है जिस चीज़ पे, वो जो बहुत महंगी है। यानी ये एक मिस मैच है जो कि यूक्रेन रशिया की वॉर के अंदर जो है ना इम्बैलेंस क्रिएट करता जा रहा है, और ये इम्बैलेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वर्स्ट केस सिनेरियो उन्होंने क्या बताया फॉर यूक्रेन अगर होता है तो वो क्या होगा कि यूरोप अगर अपनी असिस्टेंस बंद कर दे, यूएस अपनी असिस्टेंस बंद कर दे, और जो उन्होंने वादा किया है कि $50 बिलियन जो कि रशियन एसेट्स फ्रोजन है यूरोप के अंदर, वो हम तुम्हें दे देंगे निकाल करके, वो अगर वो उन्होंने उनको ना दिए, ज़ेलेंस्की को ना दिए, तो फिर क्या होगा कि फिर एकदम से यूक्रेन का और ज़ेलेंस्की का मतलब वो बिल्कुल वो बैठ जाएगा, और उसके बाद ये कि रशिया वुड लाइकली स्टार्ट टू मेक अ बिगर एंड मच बिगर गेन्स, और ये बिल्कुल टेबल टर्न्स हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो ज़ेलेंस्की को मजबूर होगा कि वो नेगोशिएशन पर आए और वो पीस टॉक पर आए, और फिर वो अपनी सारी जो शराइत रशिया सामने रखेगा उसको वो मानेगा। सो ये बातें अब बीबीसी और ये CNN और ये लोग अब इस तरह की बातें करने लगे। सो वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, और अच्छा होगा अगर ये बैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि रशिया तो बैकआउट होने वाला नहीं, बिकॉज रशिया समझता है कि उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। अगर वो बैकआउट होता है तो उसकी पूरे मुल्क को, उसकी कंट्री को मतलब तबाह हो जाएगी, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी। सो वो तो नहीं हटने वाला। तो ये जो एक्स्ट्रा वेगेंजा करने आए थे, ये जो बड़ा सा पावर प्ले करने आए थे, इन्हीं लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, यही बेहतर होगा।